दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, आज हिंदी का हम एक छोटा सा मजेदार टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है छंद। छंद आखिर क्या है? तो छंद छद नामक धातु से बना है। छद नामक धातु से क्या है? छंद का निर्माण हुआ है। और इस छद का अर्थ होता है साथियों आह्लादित करना, मतलब कि खुश करना। ठीक है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार गद्य में हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पद्य में हमें छंद शास्त्र की आवश्यकता पड़ी थी। उस छंद शास्त्र में हमें कैसे कैसे चीजों को वर्णन किया गया था कि भाई ये वर्णों और मात्राओं के नियमित विन्यास से, वर्ण और मात्राओं के नियमित विन्यास से नियमित संख्या के विन्यास से जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी मिलती है, उसी को साथियों छंद कहते हैं। ठीक है। तो यहां से कहा गया है कि भाई छंद का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? तो छंद का दूसरा नाम है साथियों पिंगल। पिंगल क्यों है? क्योंकि छंद को सबसे पहले एक ऋषि हुए थे, एक मुनि हुए थे, उनका नाम था पिंगल ऋषि मुनि। उन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम पड़ा है पिंगल। और इसीलिए पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किसे कहते हैं मेरे भाई? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल को ही कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाता है कि भाई अगर छंदों के बारे में सर्वप्रथम कहां पर उल्लेख मिलता है, तो छंदों के बारे में सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो यहां से आगे हम बात करें कि भाई छंद के अंग कितने होते हैं, तो छंद के अंग होते हैं साथियों 7। छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के अंग 7 होते हैं। जैसे इसमें लिखा है चरण, पद या पाद। दूसरा लिखा है वर्ण या मात्रा। तीसरा लिखा है संख्या और क्रम। फिर गण है, गति है, यति है, तुक है। चरणों की बात की जाए तो चरणों के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाई छंदों में जो जैसे ये लिखा है हमारे सामने एक दोहा लिखा हुआ है, तो छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। मुख्यतः 4 होते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई छंदों में मुख्यतः कितने चरण होते हैं, तो मुख्यतः होते हैं 4 चरण। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाई छंद में निम्नतम कितने चरण हो सकते हैं, तो छंद में न्यूनतम जो चरणों की संख्या है वो हो सकती है 2। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है मेरे भाई, तो अधिकतम हो सकती है 6। छंद में कितने चरण हो सकते हैं? अधिकतम 6 हो सकते हैं, न्यूनतम 2 हो सकते हैं, और मुख्यतः कितने होते हैं? 4। जैसे रहीमन पानी राखिए, ठीक है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है। तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस प्रकार छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। ठीक है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। वर्ण आप देख रहे हैं, जैसे रे है, ये सब वर्ण हैं। मात्राओं की बात कहें तो है पे एक छोटी की मात्रा है, ये मात्राएं हैं। लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं, 2 आधार पर तोड़ी जाती हैं। तीसरा है संख्या और क्रम। इनका संख्या और क्रम के आधार पर वर्णन किया जाता है। चौथा है गण। गण का अर्थ होता है साथियों, गण का अर्थ है समूह। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। ठीक है। ये जो गण हैं, ये केवल वर्णिक छंदों में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर समूह की बात करें तो 3 अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? यहां पर 3 अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? गण कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि भाई इसकी संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे भाई ये संख्या होती है, गणों की संख्या होगी 8। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। इसका एक फॉर्मूला है जिसका नाम है यमाता राज भान सलगा। क्या है मेरे भाई? यमाता राज भान सलगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है। इससे हम डायरेक्ट गणों को पता कर सकते हैं। जैसे ये से पता करेंगे तो ये से पहला जो बनेगा, तो यहां से पहला बनेगा यगण। क्या बनने वाला है? यगण। मैं से बनेगा मगण। आपसे पूछा जाए तय से बनेगा तगण। पूछा जाए रे से बनेगा रगण। ठीक है। यहां से बनेगा जगण। भय से बनेगा भगण। न से बनेगा नगण। से बनेगा सगण। और साथ ही पीछे 2 ये शब्द जो हैं, ये मात्राओं को काउंट करने के लिए इसमें जोड़े गए हैं एक फॉर्मूला बनाने के आधार पे। आपसे कहे कि भाई यगण में कितनी मात्राएं होती हैं, जब यगण की मात्राएं काउंट करनी होंगी तो ये से आगे के 3 वर्णों को हम लेंगे।
ठीक है, ऐसे आगे तक के कितने वर्ण लेने, 1 2 3। अब हम देखेंगे जो मात्राएं हैं लघु और दीर्घ के आधार पर तोड़ी जाती हैं। जैसे हम कहें लघु वर्ण कौन से होते हैं, तो लघु वर्ण जैसे हम कहें ए है, ई है, ऊ है, री है, ये हमारे लघु वर्ण है। तो इनके लिए जो मात्राएं काउंट होंगी वो मात्राएं एक काउंट होगी पाई के रूप में। दीर्घ के लिए अगर हम बात करें कि या दीर्घ के लिए बात करें, जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है, तो साथियों इनके लिए हमारी जो कर्व टाइप की है तो ये दीर्घ मात्रा है, इसे 2 काउंट करा जाता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देख रहे हैं तो यह पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहां कितनी मात्राएं काउंट होगी, 1। यहां पे कितनी होंगी, 2। यहां पे आ का डंडा है तो यहां भी कितनी होंगी, 2। यहां पे भी आ का डंडा है तो यहां 2। यहां पे कितनी होगी, 1 2 1 1, तो बस इतना ही है, यहां से 1 और यहां से 2। ठीक है, अब हमें बात करना है यगण में मात्राएं कितनी हैं। तो यगण के लिए मात्राएं काउंट करने के लिए मेरे भाई हम यहां से 3 वर्णों को एक साथ लेंगे, क्योंकि 3 वर्णों का समूह ही क्या कहलाएगा, 3 अक्षरों का समूह या वर्णों का समूह क्या कहलाएगा, यहां पे गण कहलाता है। तो यहां से 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो यहां से टोटल कितनी बनी यगण में, 5 मात्राएं। अगर मुझे मगण में चाहिए तो मैं से आगे के मैं को मिला के अगले 3, तो यहां से कितनी बन जाएंगी, तो 2 4 6, तो इसमें बनेंगी 6 मात्राएं। ठीक है, अगर मुझे तगड़ में चाहिए तो तय से आगे के चलेंगे, यहां से आगे के, तो 2 4 और 1 5। ठीक है, अगर मुझे रगड़ में चाहिए तो रगड़ से यहां से आगे के 3 काउंट कर लो, तो 2 और 1 3 और 2 5 रगड़ में होंगी। ठीक है, ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं जगड़ में। तो जय को पकड़ोगे यहां से आगे की तरफ चलोगे, 3 पकड़ने, 1 2 3, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो इसमें कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए भगड़ में, तो बह को पकड़ना है यहां से आगे, तो 2 1 3 और 1 4, तो भगड़ में भी कितनी है, 4 है। ऐसे ही आप इनको खुद स्वयं लिख लेना। ठीक है, यहां से आगे बात आती है भाई गति क्या है। गति का मतलब है लय। किसी भी पद्य को पढ़ने में जो मजा आता है वो असली मजा है गति का, लय का। आप किस लय के साथ पढ़ रहे हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इनमें लय का बड़ा खेल होता है। साथियों यति का मतलब होता है रुकना, ठहरना, विराम। मतलब जब हम, जैसे हम यहां से पढ़ें रही मन पानी राखिए, तो हमने रुके, बिन पानी सब सून, तो हम यहां जो रुक रहे हैं यही कहलाता है यति। क्या कहलाता है, यति। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, रखती, मतलब रुकना या ठहराव। आपसे पूछा जाएगा तुक क्या है मेरे भाई। पंक्ति के अंत में, क्या मेरे दोस्त, पंक्ति के अंत में समान वर्ण का आना, पंक्ति के अंत में समान वर्णों का आना, समान वर्णों का आना क्या कहलाता है, तुक कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा तुक कितने प्रकार का है, तो साथियों तुक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का है। एक होता है तुकांत और एक होता है अतुकांत। एक तो होगा तुकांत, एक होगा अतुकांत। तुकांत का मतलब है जिस पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति होगी वो कहलाएगा तुकांत। पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति तुकांत, और जहां वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी उसे कहेंगे अतुकांत। ठीक है, जैसे मैं कहूं भाई तुकांत का उदाहरण क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पीछे पंक्ति के अंत में क्या आ रहा है, राम राम आ रहा है, तो जो राम राम आ रहा है वही क्या है, तुकांत। ठीक है मेरे भैया, अगर मैं ये कहूं भाई अतुकांत, तो आप यहां से देखिए कि भाई इसमें क्या आ रहा है, यहां भी ऊन आ रहा है और पीछे भी ऊन आ रहा है, तो यहां भी क्या है, एक प्रकार का तुकांत है। ठीक है, जहां इनकी आवृत्ति नहीं होती है उसे कहते हैं अतुकांत। और अतुकांत का दूसरा नाम है मेरे भाई, अतुकांत का दूसरा नाम है ब्लैक वर्स। क्या नाम है, ब्लैक वर्स।
ठीक है, तो ये छोटी सी बातें थी छंद के अंगों से संबंधित। पूछा जाता है कि छंद कितने प्रकार का है, तो साथियों छंद 3 प्रकार का होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्त छंद। छंद के 3 प्रकार हैं। मात्रिक का मतलब है मात्राओं के आधार पर पद में जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी मिलती है, उसी को कहते हैं मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद, वर्णों के विन्यास के आधार पर पद पे जो आनंद प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है? वर्णिक छंद। मुक्त का छंद का मतलब है ना तो मात्रिक और ना ही वर्णिक, इनके आधार पे इनमें से कोई भी ना हो तो कहलाता है मुक्त छंद। मतलब दोनों से मुक्त छंद ही क्या कहलाता है? मुक्त छंद। पूछा जाता है मात्रिक छंद कितने प्रकार का है, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। ऐसा क्या है भाई? मैंने बताया कि छंदों में प्राय कितने चरण होते हैं, तो छंदों में प्राय 4 चरण होते हैं। जैसे मैंने कहा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो छंदों में प्राय कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को कहा जाता है मेरे भाई विषम चरण। क्या कहा जाता है? विषम चरण। पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण। और आपसे कहे भाई दूसरे और चौथे चरण को कहते हैं समचरण। क्या कहेंगे भैया? समचरण। ठीक है, तो इस आधार पे हमने चरण को भी किस में बांटा है? 2 हिस्सों में बांटा है, सम और विषम। ठीक है, तो यह कहता है कि भाई सममात्रिक का कहने का मतलब है कि भाई प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या रहेगी? समान। प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या रहेंगी? समान रहेंगी। तो क्या कहलाएगा आपका? सममात्रिक। ठीक है, विषम मात्रिक चरण का मतलब है कि भाई इसका कहने का मतलब है विषम चरण में समान मात्राएं होंगी और सम चरण में अलग से समान मात्राएं होंगी, तो वो कहलाता है भाई विषम अर्धसममात्रिक चरण। आधे जो है उसमें समान, आधे में अलग से समान। विषम का मतलब है पता नहीं किसमें क्या मात्राएं होंगी, इसका कोई वो नहीं रहता है आधार। ठीक है, इसी प्रकार से वाणिक छंदों को भी 3 आधार पे बांटा जाता है। यह कहेगा समवाणिक, दूसरा कहेगा अर्धसमवाणिक, ठीक है, और तीसरा कहेगा विषमवाणिक। मतलब इसी आधार पे इनको भी क्या किया जाता है? वाणिक उसमें बांटा जाता है मेरे भैया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एसआई में प्रश्न बनता है। हम सिर्फ इसे कांस्टेबल लेवल पे बना रहे हैं मेरे दोस्त। और यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई घनाक्षरी कौन सा? घनाक्षरी। घनाक्षरी जो है किस के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे भैया ये वाणिक छंदों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इस घनाक्षरी वाले उदाहरण को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मात्रिक छंद जो है कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा अर्धसममात्रिक छंद है और कौन सा विषममात्रिक छंद है। ठीक है, तो अब हम यहां से बातें करें तो बात करेंगे भैया इनके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि भाई एक तरफ रखा है सममात्रिक छंदों को, एक तरफ रखा है अर्धसममात्रिक छंदों को और लास्ट में रखा है हमने विषम चरणों को। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक के तरीके से समझेंगे। वैसे तो ये बात बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन ये हमारी गारंटी है कि आज के बाद तुम इनको नहीं भूलोगे। ये हम गारंटी के साथ दावा कर सकते हैं कि आज आप इनको पढ़ लोगे हमारी तरीके से, तो आप इन्हें कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि भाई सममात्रिक छंदों का मतलब होता है प्रत्येक चरण में समान समान मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसमें कौन सा आता है, तो इसमें मानव है। यह कहता है कि भाई इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 14 मात्राएं। दूसरा क्या है? अरिल, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। तीसरा है भैया चौपाई, कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। चौथा है राधिका, कितनी मात्राएं होंगी? 22 मात्राएं होंगी। रोला में कितनी होंगी? 24 होंगी। गीतिका में कितनी होंगी? 26 होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना? कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हरि गीतिका में कितनी होंगी? 28 होंगी। और वीर और आला में कितनी होंगी? 31 होंगी। ना तो आपको मात्राओं की टेंशन लेनी है मेरे भाई, और ना ही कैसे याद करेंगे वो टेंशन लेनी है। अब ये हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या कहता है भैया? इस मानव जो है, ये मानव कहता है कि अरि चौपाई
और कह किससे रहा है? तो भैया ये कह रहा है राधिका से। किससे कह रहा है मेरे भैया? राधिका से कह रहा है अरे चौपाई, और राधिका से बोला, और राधिका उस पे जाके टिक गई। अब राधिका टिक गई तो उस पे क्या कर रही है? रोला ढोला गा रही है। अब इस मानव आता है कि कहता है राधिका से अरे क्या कर रही है? जब कह रही है, मानव कहता है कि अरे काहे को रो रही है? जब कहती है राधिका रो रही हूं, गीत गा रही हूं। क्या गा रही हूं? गीत गा रही हूं। जब कहता है किसके गीत गा रही है? जब कहता है कह रही है कि भैया हरि के गीत गा रही हूं। किसके गीत गा रही हूं? हरि के। मानव बोला हरि के गीतों में क्या रखा पगली? हम जैसे वीर के गीत गा, है ना, कि हम जैसे वीर के गीत गा, हरि के गीतों में क्या रखा है? तो भाई मानव इतना कह देता है। अब बात यहां तक नहीं रुकी, राधिका ने क्या किया? अब तक रोला गा रही थी, अब गाने लगी दोहा। तो भैया मानव को क्या होगा? मानव को आ गया गुस्सा। और भैया मानव को जैसे ही गुस्सा आया, उसने उठाया सोटा, सोटा से सोटा, और सोटा उठा के उसको पे क्या कर दिया? बरसा दिया। क्या किया भैया? सोटा उठाया, उस पे आके क्या कर दिया? बरसा दिया। और जैसे ही राधिका पे सोटा बरसा है तो वो क्या कर रही है? उल्लाला। क्या कर रही है मेरे भैया? उल्लाला। अब उल्लाला करते हुए कैसे भाग रही है? छप्प छप्प करते हुए, कुंडलों को बजाते हुए क्या कर रही है? अपने पीहर को भाग गई मेरे भैया। हाँ या ना? तो क्या करेंगे? बड़ा ही सिंपल है भाई। हमने कहा सम्मात्रिक छंद। मानव कहता है अरे चौपाई, किससे कह रहा है? राधिका से है। राधिका उस पर जाके बैठती है और रोला डोला गाने लगती है। मानव क्या कह रहा है कि भैया क्या रोना ढोना कर रही है? तो वो कहता है अरे रोना गा रही हूं, मैं गीत गा रही हूं, गीत। क्या गा रही हूं? गीत। किसके गा रही है? हरि के गीत गा रही हूं। हे पागल, हे बाबरी, हरि के गीतों में क्या रखा है? हम जैसे वीर के गीत गा। भाई इतना तो उसने कहा कि चला, लेकिन राधिका कहां मान रही है? राधिका क्या गान लगी? अब ढोला मतलब दोहा गान लगी। अब भैया इतने पे आ जाता है मानव को गुस्सा। वो क्या निकाल लेता है? सोटा। और सोटा निकाल के क्या कर देता है? उस पे बरसा देता है। और जैसे ही सोटा बरसाया तो राधिका क्या करती है? उल्लाला। उल्लाला करते हुए, पैरों से छप्प छप्प करते हुए, कुंडलियां करते हुए तो कहां चली जाती है? अपने पीहर चली जाती है। तो ये साथियों थी हमारे छंदों को याद करने का एक छोटा सा तरीका। ठीक है, तो ये थे हमारे सम्मात्रिक, ये थे हमारे अर्ध सम्मात्रिक। तो अर्ध सम्मात्रिक का मतलब है दोहा, सोठा, बरवे, कुंडलिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई आप इनकी मात्राएं कैसे याद रखोगे? मात्राएं बस मानव वाले को याद करने ना कितनी होती हैं? 14। राधिका किस पे बैठी है? चौपाई पे बैठती है। तो 4, चौपाई में कितने पाए होते हैं? 4। तो 4 का चौगुना कर देना, कितनी हो गई? 16 मात्राएं। और बात इसी की हो रही है, चौपाई और राधिका दोनों एक ही, चौपाई और अरिल्य दोनों कैसी मात्राएं रखेंगे? समान मात्राएं रखेंगे। जैसे ही राधिका उस पे बैठती है चौपाई पे तो उसका वजन बढ़ जाता है भैया 6। जैसे ही राधिका चौपाई पे बैठती है वजन कितना बढ़ गया? 6। अब राधिका ने रोला ढोला गाया, मतलब आंसू टपकाए, तो कितना वजन बढ़ा दिया? 2। तो भैया राधिका, जैसे ही राधिका चौपाई पे बैठी तो 16 और 6 22। अब राधिका ने रोला ढोला गाया तो कितने वजन बढ़ा दिया? 2। अब कह रही है कि भैया गीत गा रही है तो 2 और जोड़ दो। कह रही है हरि के गीत गा रही है तो 2 और जोड़ दो मेरे भैया। अब कहता है हरि के गीतों में क्या रखा है? तो भैया फिर जोड़ो 3। कितने जोड़ने? 3। तो कितनी मात्राएं हो जाएंगे वीर और आला में? 3 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, हरि गीत का में कितनी मात्राएं? 28। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो गीत का है, ये गीत का है किस किस हिस्से में बटा है? तो ये बटा है 16 और 12 मात्राओं के कॉन्टेक्ट में। ये जो कितनी मात्राएं? जो 26 मात्राएं, सॉरी, ये 14 और 12 के संबंध में बटा हुआ है। ठीक है, तो साथियों ये आपको याद रखना है। अब यहां से जो महत्वपूर्ण बात है वो दोहा की है। मैंने बताया भैया मुख्यतः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये वाला चरण कहलाता है विषम और ये वाला चरण कहलाता है साथियों सम। ठीक है, सम और विषम। तो ये कह रहा है कि भैया विषम चरणों में होती हैं दोहा में 13-13 मात्राएं। तो यहां होंगी भैया 13-13 मात्राएं। कौन से में? दोहा में। और सम में होती हैं भैया 11-11 मात्राएं।
ठीक है, तो ये कहता है भैया कौन, हमारा दोहा, कि भैया विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में कितनी होंगी, 11-11 मात्राएं। और इसका उल्टा होता है भैया कौन, सोरठा। तो इसी को चीज को पूछा जाता है दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, तो दोहे का उल्टा छंद है सोरठा। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सम का मतलब है आधे पोर्शन में समान मात्राएं हैं, आधे पोर्शन में अलग से समान मात्राएं हैं। ठीक है, पूछा जाता है भैया उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम कहेंगे भाई इसके विषम चरण में 15-15 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हम कहेंगे भैया बरवे में, तो बरवे में 12-12 विषम में होती हैं और 7 किस्म होती हैं, सम में होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसके कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका जो कमेंट और लाइक हमें पिछली वीडियो पे मिला है उससे उत्साहित होकर हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा था भाई छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो हमने बताया छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है मेरे भैया। ठीक है, चलिए जी, पूछा जाता है कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो हमने कहा जो छंद है चरणों में भी विभक्त रहता है। ये अंगों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, अंगों की बात कर रहा है, चरणों में भी रहता है और यति में भी रहता है। तो यहां तो दो ही बातें दे रखी हैं और यही मुख्य बातें हैं, इसका मतलब ये दोनों में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कि भाई चारों चरणों में समान मात्राओं वाले, मतलब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, तो वो कहलाते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहलाते हैं भाई, सममात्रिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, तो सममात्रिक छंद का हम कहें भैया दोहा तो अर्ध सममात्रिक का है, दोहा गाया तभी तो पिटेगी, है ना, किससे पिटेगी, सोटा से, तो सोटा भी क्या है, अर्ध सममात्रिक का है। चौपाई पे जाके बैठती है, तो चौपाई में 16-16 मात्रा, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16-16, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अर्ध सममात्रिक जाति का कौन सा छंद है, तो हमने कहा रोला, नहीं, रोला तो चौपाई पे बैठ के करती है। हमने कहा दोहा, हाँ क्या करती है, दोहा, दोहा किसका है, अर्ध सममात्रिक का है। चौपाई पे बैठती है तो दोनों एक साथ रहेंगे, रोला ढोला उसी पे कर रही है ना राधिका, तो ये कैसे हैं, सममात्रिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक, चौपाई से 4, 4 का 4 गुना 16, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16-16 मात्राएं। लेकिन मेरे भाई कभी कभी चौपाई आ जाता है, क्या आ जाता है, चौपाई, क्या आ जाता है, चौपाई, ये क्या था, चौपाई। अब हमने कहा चौपाई में तो 16 हैं, लेकिन इसका एक पाया काट दिया यहां से, तो इसमें कितनी रह गई प्रत्येक चरण में, तो चौपाई भी किसका है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है और इसके प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। ठीक है मेरे भैया, चलिए और देखिए इसमें एक दो सवाल, छंद कितने प्रकार के हैं, बड़ा सिंपल पूछ लिया है, टीजीटी देखो 2024 बिहार में पूछा है मेरे भाई, तुम्हारे लिए शायद आ जाए। चलो, घनाक्षरी छंद क्या है, मैंने स्पेशली बताया घनाक्षरी छंद हमारा एक वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है मेरे भैया, वर्णिक छंद है। चलिए, वीर या आला किस जाति का है, तो वो कहता है ना, अरे हरि के छंद उसमें के गीतों में क्या रखा है, हम जैसे वीर या आला के गीत गा, तो वीर या आला किसका है भैया, मात्रिक छंद है। और वीर और आला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, 31 हैं, ध्यान रखना मेरे भैया, पूछा जाएगा ये बात। चलो जी, अगला क्वेश्चन, बिहारी किसके प्रसिद्ध कवि हैं, तो बिहारी तो दोहा ही तो गाते थे, क्या करते थे, दोहे ही तो गाते थे, दोहे के प्रसिद्ध कवि हैं। बरवे छंद, बरसा दिया, छोटा बरसा दिया, किसमें है, अर्ध सममात्रिक में, है ना, 4 याद रखना, अर्ध सममात्रिक में दोहा गाने लगी तो क्या बरसाया, सोठा बरसाया, और फिर क्या कर दिया, बरसात जैसे बरवे हो गया, फिर क्या करेगी, उल्लाला, क्या करेगी, उल्लाला करेगी मेरे भाई। ठीक है, तो अब यहां से आगे क्या है, तो एक दो सवाल और होगा। देखो, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैंने कहा कि भैया चौपाई पे तो बैठी, चौपाई पे क्या करी, बैठी, तो चौपाई में कितनी, 16, कौन बैठी, राधिका बैठी, तो राधिका बैठी तो 16 में कितने जुड़ जाएंगे, 6, तो कितनी हो गई, 22, कितनी हो गई, 22। अब रोला कर रही है तो 2 पॉइंट और बढ़ा दो, तो रोला हो गया, मतलब रोना धोना हो गया, 2 आंसू टपका दिए, 2 आंसू
टपका दिए तो कितनी हो जाएंगी? 24 मात्राएं तुम्हारे किस में हो जाएंगी? आपके रोला में हो जाएंगी। ठीक है, तो साथियों ये छोटे छोटे प्रश्न थे। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।